अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे भ्रष्टाचार या करप्शन के विषय में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और भारत में भ्रष्टाचार की क्या समस्या है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, भ्रष्टाचार की समस्या भारत में कब से विद्यमान रही है और कैसे हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। भारत की सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने किन कानूनों को बनाया है और किन उपायों को किया है जिसके आधार पर भ्रष्टाचार को हम अपने देश से दूर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भ्रष्टाचार भारत में हमेशा से किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के 40 प्रकारों का उल्लेख किया है। प्राचीन काल की बात करें हम या मध्यकाल की बात, उस समय लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। इसके कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम थी, लेकिन आज लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ गया है और इसके कारण भ्रष्टाचार की मात्रा में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आई, उस समय से ही भ्रष्टाचार देश में फैलने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक प्रशासन में समा गया और भारत में भ्रष्टाचार की समस्या सामने उभर कर आने लगी। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद भारत में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आईं, जैसे कि देश का विभाजन हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, कश्मीर का युद्ध हुआ, रियासतों की एकीकरण की समस्या आई। इन सारी समस्याओं ने भ्रष्टाचार को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया और हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज यह जानेंगे कि भारत में भ्रष्टाचार कैसे बढ़ा, किन किन कारणों से बढ़ा। जैसे कि सबसे पहले यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासन की विरासत है। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन ने हमें भ्रष्टाचार को इसी विरासत को दिया है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ शासन सत्ता संभाली, उसी समय से भ्रष्टाचार आगे बढ़ने लगा और उसी समय से हमारे समाज में यह व्यापक रूप धारण करने लगा था। इसके बाद जब युद्धकालीन अवस्था आई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय भी लोगों के पास इतना अर्थाभाव होने लगा कि लोगों ने भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से धन के कमाने को अपना जरिया बना लिया और भ्रष्टाचार की समस्या हमारे समाज में बढ़ने लगी। स्वतंत्रता के बाद अचानक से ही हमारे देश में प्रशासन का विस्तार हो गया और प्रशासन के विस्तार के फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोग रिक्रूटेड हुए, नियुक्त हुए और नियुक्त जो वे हुए उन्हें उनकी योग्यता और अनुभव को उसमें आधार नहीं बनाया गया और उसके बिना ही भर्ती की गई, जिसके कारण ऐसे लोग भी प्रशासन में आ गए जिनमें योग्यता नहीं थी। और तब क्या हुआ, धीरे धीरे नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने लगा और समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और वस्तुएं पूर्ण विलास की ओर चली जाती हैं, मनुष्य और भी ज़्यादा धन की ओर आकर्षित होने लगता है। इसके अलावा जैसे जैसे प्रशासन बढ़ा, लोग भर्ती हुए, नियुक्त हुए, उससे लोगों के अंदर वेतनों में कई प्रकार की विषमता रही। कुछ लोगों को बहुत वेतन प्राप्त हुआ और कुछ लोग बहुत कम वेतनों पर रहे और इस आर्थिक विषमता ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। भ्रष्टाचार को बढ़ाने में एक प्रमुख हाथ रहा है हमारी नौकरशाही की, लाल फीताशाही का। भारत में सरकारी दफ्तरों में काम करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। आप हम सब इसके भुक्तभोगी हैं। हम जानते हैं कि इसमें इतने अधिक नियम और उपनियम होते हैं कि कोई भी कार्य आसानी से और शीघ्रता से नहीं हो सकता। लाल फीते से बंधी फाइल एक अफसर की मेज से दूसरे अफसर की मेज तक पहुंचने में बहुत समय लेती है
और यह स्थिति रिश्वत और घूस को जन्म देती है और यह जन्म देती है भ्रष्टाचार को। यह बात अब छिपी नहीं है कि सरकारी खरीद में चाहे सामान की वो खरीद हो, कल कारखानों की हो, देश की सुरक्षा के बहाने खरीदे जा रहे अस्त्र शस्त्रों की हो या विमानों की हो, उसमें एक रिवाज के तौर पर ऊंचे से ऊंचे राजनीतिक नेताओं का और अफसरों का कमीशन या दलाली बंधी हुई रहती है। इस प्रकार एक ऐसा औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग हमारे समाज में बढ़ता गया जिसमें भ्रष्ट करने की योग्यता और इच्छा बढ़ती ही गई। सटोरिये, नए पैसे वाले, तस्करी का धंधा करने वाले लोग भ्रष्टाचार के विभिन्न तरीकों को अपनाने लगे और हमारे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता ही गया। अब हम निर्वाचन की बात करते हैं। भारत में चुनाव काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को काले धनों की ज़रूरत पड़ती है। चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका के कारण काला धन और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ती ही जाती है। हमारे देश भारत की नियंत्रण प्रणाली भी पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो अकुशल है और रुग्ण है। भारत में प्रशासनिक कार्य बिना किसी कठोर नियंत्रण निरीक्षण के भरोसे चलते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार बेलगाम बढ़ते जाता है। इसके अलावा आप हमारी पुलिस को देखिए। पुलिस भी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहती है। जहां उसे पैसे मिलते हैं वहां तो वह सक्रिय हो जाती है, लेकिन जहां उसे पैसा नहीं मिलता वहां पुलिस पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो नौकरशाह हैं उनका जीवन काफ़ी विलासी हो चला है। नीति निर्धारण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक के कार्य वे ही करते हैं, लेकिन वे एक ऐसा जीवन अपनाते हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इस प्रकार हमने देखा कि इन्हीं कारणों से भारत में भ्रष्टाचार पनपता गया, बढ़ता गया और बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार के रूपों को हमने देखा। कई प्रकार के भ्रष्टाचार के रूप हमारे सामने आए, जैसे कि अगर आपको लाइसेंस लेना हो या परमिट लेना हो तो उसके बदले आपको रिश्वत या राजनीतिक भुगतान देनी होती है। अगर आपको कोई प्रशासनिक कार्यवाही तेज करनी हो तो उसके लिए भी आपको पैसे खर्च करने होते हैं। अगर सरकारी सेवाओं में ट्रांसफ़र कराना हो, पोस्टिंग करानी हो तो उसके लिए भी आपको बिक्री या पैसे देने होते हैं। कंट्रोल में ली जाने वाली वस्तुएं जो हैं वो कालाबाजारी के रूप में हमारे सामने आती हैं। सरकारी ठेकों के लिए भी आपको रिश्वत देने पड़ते हैं और इस प्रकार से कई प्रकार के भ्रष्टाचार आज हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें भ्रष्टाचार को रोकने के या निवारण करने के उपायों को नहीं अपनाना चाहिए? किस प्रकार हम अपने समाज से भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय नहीं किए गए हैं। लोक सेवकों के आचरण संबंधी एक नियम बनाया गया था, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, यह 1947 में बनाया गया था और इसमें लोक सेवकों के आचरण संबंधी कई नियमों को रखा गया था और यह कहा गया था कि अगर लोक सेवक भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग भी बनाया है जो भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होता है और इस केंद्रीय सतर्कता आयोग के अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भी व्यवस्था इंडियन गवर्नमेंट ने की है, जिसकी व्यवस्था 1963 में हुई थी। और इस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्यवाही हो सकती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने यह देखा कि भारत में प्राचीन काल से ही भ्रष्टाचार पनपता आया है और आज लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार अपने चरम अवस्था में है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार भ्रष्टाचार हमारे देश से बाहर निकले और हम इसे अच्छी तरह से दूर हो सके ताकि हमारे देश का प्रशासनिक तंत्र अच्छे प्रकार से चल सके। धन्यवाद।